नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये टॉपिक कौन कौन से एग्जामों में पूछा जाता है। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे फिर वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, चाहे आरएसएम एसएसबी के अन्य एग्जाम हो जैसे सीईटी, एलडीसी, ग्राम सेवक, इस प्रकार के एग्जाम। इवन ये यूपीएससी के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, इनमें भी बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने जैव विविधता से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथ में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इन प्रश्नों के माध्यम से अपन इस पूरे टॉपिक को कवर कर सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें इस शब्द का मतलब पता होना जरूरी है कि जैव विविधता शब्द का अर्थ क्या होता है। देखो दोस्तों, जैव का मतलब होता है सजीव और विविधता का मतलब होता है विभिन्नता, अलग अलग प्रकार के सजीव। जैव विविधता शब्द यही अर्थ निकालता है कि अलग अलग प्रकार के सजीव पृथ्वी पर मौजूद रहने चाहिए, ताकि पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार का जीवन होगा तो एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। तो बढ़ते हैं अपन अपने वीडियो की तरफ, पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों अपना, विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है नगोया प्रोटोकॉल, दूसरा है टोक्यो प्रोटोकॉल, तीसरा है जेनेवा प्रोटोकॉल, चौथा है सिंगापुर प्रोटोकॉल। चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, इन चारों में से राइट आंसर है नगोया प्रोटोकॉल। दोस्तों, नगोया प्रोटोकॉल 29 अक्टूबर 2010 को जापान में, नगोया स्थान जापान में है दोस्तों, जापान में एक सम्मेलन हो रहा था। इस सम्मेलन में सबसे पहले जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कानून अपनाए गए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल। ध्यान रखना दोस्तों, नगोया प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 से प्रभावी हुआ। अगर पूछे ना प्रभावी कब हुआ है, तब ध्यान रखना 2014 में 12 अक्टूबर को ये प्रभावी हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है। सरल भाषा में इस प्रश्न को समझते हैं पहले कि संयुक्त राष्ट्र संघ कितने प्रतिशत, पृथ्वी की या विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि पर जैव विविधता से संबंधित कानून लागू करेगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 60%, दूसरा ऑप्शन है 17%, तीसरा ऑप्शन है 25%, चौथा ऑप्शन है 33%। तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 17%। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17% भूमि पर जैव विविधता से संबंधित संरक्षण करने का लक्ष्य रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है। पहला ऑप्शन अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन एशिया, तीसरा ऑप्शन यूरोप, चौथा है उत्तरी अमेरिका। दोस्तों, ध्यान रखना है, सर्वाधिक जैव विविधता अफ्रीका में पाई जाती है। साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि जीवन की शुरुआत है ना दोस्तों, जीवन की शुरुआत भी अफ्रीका से ही मानी जाती है, विकास की शुरुआत भी अफ्रीका से ही मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, इस प्रकार के दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, और दूसरा पूछा जाता है कि सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। देखो दोस्तों, अगर अपन अपनी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के जो दूर वाले क्षेत्र है ना, यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थिति है। यहाँ पर क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण यहाँ जीवन ज्यादा फल फूल नहीं सकता, यहाँ जीवन ज्यादा हो नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखना है, सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, दूरवे प्रदेशों में। जबकि अगर पूछे ना सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों विषुवत-रेखीय प्रदेशों में। विषुवत-रेखीय प्रदेशों में या भूमध्य रेखा के आसपास सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा चीन, चौथा दक्षिणी अफ्रीका। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भारत। माना जाता है कि भारत में लगभग 1 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं।
बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है टुंड्रा प्रदेश में, दूसरा है टेगा प्रदेश में, तीसरा है विश्वोत्तरी के सदाबहार वन में और चौथा है पतझड़ वन में। देखो इसका आंसर अपने को पिछले प्रश्न में भी मिल चुका है कि हमें पता है सर्वाधिक जैव विभिन्नता या जैव विविधता यहीं पर है, तो यहीं पर अपने को सर्वाधिक जातिगत विविधता भी देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर विश्वोत्तरी की सदाबहार वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 25%, दूसरा ऑप्शन 33%, तीसरा है 50% और चौथा है 50 से अधिक। देखो हम बात तो कर रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या विश्वोत्तरीय वन, इनके पास सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो अब अगला पूछ रहा है कितनी पाई जाती है? सर्वाधिक है तो कितनी है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनका लगभग 50 या 50% से अधिक प्रकार के जीव उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र या विषुवत रेखा के आसपास अपने को देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 50 से अधिक। अगला प्रश्न है, भारत में जीव जातियों की ज्ञात संख्या लगभग कितनी है? पहला ऑप्शन है 1 लाख, दूसरा ऑप्शन है 5 लाख, तीसरा ऑप्शन है 2 लाख, चौथा ऑप्शन है 2.5 लाख। पूछ रहा है कि भारत में जीवों की जातियों की संख्या कितनी है, संख्या की बात कर रहा है। तो देखो भारत में लगभग 1 लाख प्रकार के जातियां, जीवों की अलग अलग जातियां पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? गामा जैव विविधता या बीटा जैव विविधता या अल्फा जैव विविधता या एक्स जैव विविधता? देखो दोस्तों, जैव विविधता को मोटे तौर पर 3 कैटेगरियों में बांटा गया है और क्षेत्र के आधार पर। एक अल्फा, दूसरी बीटा और तीसरी गामा। 3 प्रकार की जैव विविधता बताई गई है। दोस्तों, अगर कोई जैव विविधता एक ही आवास तक सीमित है, एक ही वातावरण, एक ही परिस्थिति के क्षेत्र या एक ही आवास तक सीमित है, तो इस प्रकार की जैव विविधता को हम स्थान विशेष तक ही सीमित है ना, इसलिए ऐसी जैव विविधता को हम स्थानीय जैव विविधता कहते हैं। जबकि अगर कोई जैव विविधता दो आवासों के मध्य है, अगर कोई जैव विविधता दो अलग अलग आवासों के मध्य है, तो अपन उस कैटेगरी को बीटा कहते हैं। 2 से अधिक है, अगर कोई जैव विविधता, जीवों के अंदर विविधता 2 से अधिक आवासों में देखने को मिल रही है, तो अपन उसको कौन सी कैटेगरी में लेंगे? गामा। अब पूछ रहा है इस प्रश्न में कि स्थानीय जैव विविधता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों देखो, स्थानीय को हम क्या बोल रहे हैं? अल्फा बोल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अल्फा जैव विविधता। ध्यान रखना दोस्तों, अल्फा जैव विविधता अगर क्षेत्र देके पूछे ना, तो छोटा क्षेत्र होगा, कोई देश विशेष होगा, छोटा देश होगा। बीटा का एग्जाम्पल होगा कोई बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, और गामा का अर्थ होगा जो पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करे, पूरे विश्व की जैव विविधता को रिप्रेजेंट करे, वो गामा की कैटेगरी में आएगा। तो बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। बीटा जैव विविधता का उदाहरण है, प्रश्न पूछ रहा है बीटा जैव विविधता का उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कच्छ कारण, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है एशिया। देखो अगला बात कर रहा है बीटा की, जहां कम से कम 2 आवास हो या थोड़ा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र हो। देखो कच्छ का रण एक स्थानिक हो गया, अल्फा होगा ये। राजस्थान एक मरुस्थल हो गया, स्थानिक की कैटेगरी में अपन डाल सकते हैं, छोटा एरिया है, ठीक है। एशिया एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र हो गया, ये पूरे विश्व का रिप्रेजेंटेशन कर सकता है।
क्योंकि एशिया महाद्वीप के अंदर भी जैव विविधता खूब मात्रा में पाई जाती है। अफ्रीका के बाद एशिया का ही नंबर आता है, तो ये गामा की कैटेगरी में चला जाएगा। बचा क्या? भारत। भारत में दो प्रकार के आवास पाए जा सकते हैं। दो प्रकार के आवासों में अपन किसी जीव को देख सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं ऊंट मरुस्थल में भी पाए जाते हैं, तो बर्फीले स्थान पे भी पाए जाते हैं, जैसे लेह लद्दाख में भी ऊंट पाए जाते हैं। तो दो आवासों में अपन किसी जाति या किसी जीव विशेष का अध्ययन, जीव विशेष को अपन दो अलग अलग आवासों में अपने को देखने का मौका मिल रहा है। तो भारत बीटा जैव विविधता का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण है? आपको पहला ऑप्शन है स्थानीय, दूसरा है राष्ट्रीय, तीसरा है महाद्वीपीय, चौथा है वैश्विक। देखो दोस्तों, हम बात कर चुके हैं कि भूमध्य रेखीय वन में 50% या इससे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। इस विश्व में जितने भी, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उनमें 50% या उससे अधिक प्रकार के जीव अपने को भूमध्य रेखीय वन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अपन कह सकते हैं इतने बड़े पैमानों पर वो पूरे विश्व का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता का उदाहरण हो जाएगा? वैश्विक का हो जाएगा। और अगर दूसरी भाषा में कहें तो गामा जैव विविधता का उदाहरण भी भूमध्य रेखीय वन हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला है जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? देखो, पहले प्रश्न को समझते हैं। जैव विविधता की प्रचुरता, इसका मतलब तो हो गया अलग अलग प्रकार के जीव, कि ऐसा स्थान जहां अलग अलग प्रकार के जीव अपने को देखने को मिल रहे हैं। क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता, दूसरी बात कर रहे हैं कि उसी क्षेत्र विशेष में ही कोई जीव पाया जाता है, वो प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहेंगे? यानी अगला ऐसे क्षेत्र की बात कर रहा है जहां अलग अलग प्रकार के जीव भी हो और उस क्षेत्र विशेष में पाया जाने वाला जीव भी हो, ऐसे स्थल को आप क्या बोलोगे? शीत स्थल, दूसरा ऑप्शन हो गया तप्त स्थल, तीसरा ऑप्शन हो गया हरित स्थल, चौथा ऑप्शन हो गया लाल स्थल। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे स्थल को अपन बोलते हैं तप्त स्थल, हॉट स्पॉट। क्या बोलते हो? तप्त स्थल या हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्षेत्र ऐसा हो गया जहां अलग अलग प्रकार के जीव भी पाए जाएंगे और उस जमीन विशेष पर, उस क्षेत्र विशेष पर स्पेशल जीव भी पाए जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं? पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, चौथा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। दोस्तों, सर्वाधिक हॉट स्पॉट अफ्रीका महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं? पहला ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन दक्षिण अमेरिका, तीसरा ऑप्शन यूरोप, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका राइट आंसर है यूरोप। यूरोप के अंदर एक भी हॉट स्पॉट नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में वनस्पति एवं जंतु की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? पूर्वी घाट में पाई जाती है, या अरावली की पहाड़ियों में पाई जाती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, या पश्चिमी घाट क्षेत्र में? तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक वनस्पति और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता अपने को पश्चिमी घाट में देखने को मिलती है। सेकंड नंबर आता है पश्चिमी हिमालय का। सेकंड नंबर किसका आता है? पश्चिमी हिमालय का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अरण्यक, दूसरा ऑप्शन है शोला, तीसरा ऑप्शन है टेगा, चौथा ऑप्शन है सेल्वा। दोस्तों पूछ रहा है अगला कि पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? दोस्तों भारत में ये जो वन है ना, पश्चिमी घाट के सदाबहार वन, इन्हीं वनों में अपने को सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। तो अगला पूछ रहा है कि भारत का जो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है ना, उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? शोला। तो पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वन शोला कहलाते हैं, जहां सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कभी कभी समाचार पत्रों में आने वाली गौडगल समिति रिपोर्ट एवं कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है
संवैधानिक सुधारों से, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है गंगा कार्य योजना या गंगा एक्शन प्लान से, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है नदियों को जोड़ने से, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। तो दोस्तों ध्यान रखना कि एक तो गॉडगिल समिति पूछे आपसे या कस्तूरी रंगन समिति पूछे, ये दोनों के दोनों समितियां पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने वाली जाति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है दुर्लभ जाति, दूसरा ऑप्शन है भयग्रस्त जाति, तीसरा है सुभेद्य जाति और चौथी है विलुप्त जाति। देखो दोस्तों चारों जातियों का एक्सप्लेन करता हूं मैं। पहला ऑप्शन देखो, चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। विलुप्त जाति उसे कहते हैं जो विलुप्त हो चुकी है, जो गायब हो चुकी है, जो विलुप्त हो चुकी है, जो इस पृथ्वी से गायब है, उसे आप क्या बोलोगे? विलुप्त जाति। दूसरी जाति इसको समझाता हूं, भयग्रस्त या संकटग्रस्त जाति। संकटग्रस्त जाति या भयग्रस्त जाति उस जाति को कहते हैं जो जाति विलुप्त होने के कगार पर, विलुप्त तो नहीं हुई है, अभी देखने को मिल रही है, बहुत कम संख्या में इस जाति के जीव देखने को मिलते हैं, तो ऐसी जाति को अपन संकटग्रस्त या भयग्रस्त जाति कह सकते हैं। ऐसी जातियों की लिस्ट अपन रेड बुक या रेड डाटा बुक के अंदर मेंटेन करते हैं। तीसरी मैं आपको समझाता हूं, सुभेद्य जाति। सुभेद्य जाति संकटग्रस्त तो नहीं है, परंतु अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया ना, इनको नहीं बचाया गया ना, तो ये आने वाले समय में ये संकटग्रस्त हो जाएगी। अभी तो नहीं है, पर आने वाले टाइम में ये संकटग्रस्त हो जाएगी अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया। चौथा है दुर्लभ जाति। दुर्लभ जाति के सदस्य बहुत कम संख्या में इस धरती पर बहुत कम संख्या में है, उन उन जीवों की जातियों को हम दुर्लभ जाति कहते हैं। ये अगर पाए जाएंगे तो किसी छोटे क्षेत्र में पाए जाएंगे, ध्यान रखना, दुर्लभ जाति का छोटे क्षेत्र में पाए जाएंगे, या अगर बड़े क्षेत्र में है, अगर बड़े क्षेत्र में है अगर दुर्लभ जाति के जीव, तो बिखरे हुए होंगे, यानी कैसे होंगे? विरल होंगे, इनकी संख्या बहुत कम होगी। चार प्रकार की जातियां मैंने आपको समझाई। अब अपन अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निरंतर ह्रास के कारण, लगातार कमी के कारण संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? तो देखो दोस्तों, सुभेद्य जाति जिनका अगर संरक्षण नहीं किया तो वो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा? संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? भारत के जीव दिए में और पूछ रहा है कौन कौन सा जीव इनमें से संकटापन्न जाति या संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में आता है, इनमें से कौन कौन से जीवों के नाम रेड डाटा बुक में लिखे हुए। पहला ऑप्शन दिया हुआ, पहले ऑप्शन में दिया हुआ देखो महान भारतीय सारंग, दूसरा ऑप्शन दिया गया कस्तूरी मृग जिसे अपन कश्मीरी भाषा में हिंगल भी कहते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ लाल पांडा, और चौथा ऑप्शन है एशियाई वन्य गधा। ये ए ऑप्शन के चार ऑप्शन। फिर देखो बी के अंदर दिया हुआ कश्मीरी महामुर्ग, चीतल, नीलगाय और महान भारतीय सारंग। तीसरा ऑप्शन में सी के अंदर दिया हुआ हिम तेंदुआ, अनुप मृग, रिसस बंदर और सारस। जबकि डी ऑप्शन में दिया हुआ है सिंह पूछी मेकॉक, नीलगाय और हनुमान लंगर। देखो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग या हिंगल, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। ये चारों संकटापन्न जातियों की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों इन चारों का खूब शिकार हुआ है, इनकी अवैध तस्करी हुई है, इस कारण इनकी संख्या में काफी गिरावट देखने को मिली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पाई जाने वाली नस्ल खाराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है या सत्य क्या है? अनूठा की जगह आपको ध्यान रखना है सत्य क्या है, ठीक है, सच का पता लगाना है। कथन दिए हुए हैं अपने सामने तीन। पहला कथन दिया हुआ है कि ये समुद्री जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम, ये समुद्र में ये 3 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये मैंग्रोव वनस्पति की चराई पर जीता है,
ये क्या खाता है? मैंग्रोव वनस्पति खाता है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ये जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता। ये 3 कथन दिए हुए हैं और इनके कथनों के अनुसार इन कूटों का प्रयोग कर हमें सही उत्तर चुनना है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 1 और 2 सही है, मतलब ये ऊपर वाले दोनों सही है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 3 सही है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और 3 सही है, जबकि डी ऑप्शन में दिया हुआ है कि तीनों ही सही है। तो देखो दोस्तों, ये जो खाराई ऊंट है ना, इसके नाम से पता चल रहा है ये खारे पानी में रहता है। खारे पानी से इसका नाम पड़ गया खाराई ऊंट। ठीक है, ये खारे पानी पर जो वनस्पति उगती है ना, उस पर जीवित रह सकता है। ठीक है, खारे पानी की वनस्पति पर ये जीवित रह सकता है, विशिष्ट अनुकूलन है। दूसरी बात, ये पानी के आसपास रहने के कारण इनमें तैरने की विशिष्ट क्षमता पाई जाती है। 3 किलोमीटर तक समुद्र में आगे तैर सकते हैं। तो ये पहला कथन सही है। दूसरा, खारे पानी की वनस्पति यानी मैंग्रोव वनस्पति पर जीवित रह सकता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन है ये जंगली होता है, नहीं, बिल्कुल ये जंगली नहीं होता है। इसे पालतू भी अपन बना सकते हैं सामान्य ऊंट की तरफ। भारत में बात करें ना, तो ये खाराई ऊंट की नस्ल है ना, ये कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है, कच्छ के रण में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, इसे पालतू बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो ये आज के वीडियो के अपने प्रश्न थे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।